हेलो दोस्तों, करंट की सीरीज 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले सीरीज 3 अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसके पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, फिर कल जो हमने टॉपिक किया था वो संविधान से रिलेटेड राज्य व्यवस्था से किया था, जिसमें लोकसभा को हमने पूरा जो मोटे मोटे तौर पर जो परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पूरा समझा था। आज ही अगली श्रृंखला में हम देखेंगे राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं, कौन कौन से उनके नाम हैं, कौन उनकी सभापति हैं जो संचालन करता है, व्यवस्थित रूप से चलाता है। ठीक है, क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं राज्यसभा से रिलेटेड, वो सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई, यूपीएससी जैसी बड़ी सर्विस हो गई, उसमें किस किस प्रकार से राज्यसभा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, ठीक है, अनुच्छेद पूछ ले राज्यसभा का, तो राज्यसभा का अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। ठीक है, लोकसभा का कल हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 81। ठीक है, उसके बाद इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आएगा इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, आम चुनाव हुए, फिर इसका गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगले स्तर पर बात करें, राज्यसभा को किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा को किस किस नामों से जाना जाता है, तो एक हेडिंग बना लीजिए, किन किन नामों से जाना जाता है। विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, विभिन्न नाम कौन कौन से हो गए। सर्वप्रथम जो इसकी सटीक विशेषता है विभिन्न नामों में, सर्वप्रथम क्या आएगा, उच्च सदन। क्या है, उच्च सदन। वही इसके विपरीत में देखिए लोकसभा, निम्न सदन। ठीक है, दूसरी बात करें, ये शिक्षित लोगों का सदन है। ठीक है, राज्यसभा की बात करते तो उसके बाद अगर बात करें इसके कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल इसका, पहले तो चुनाव की बात करते हैं अपने। चुनाव किस प्रकार होता है, चुनाव में जो मेन जो पॉइंट है इसमें याद रखने के हिसाब से, तो वो है चुनाव इसका अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और लोकसभा की बात करें तो प्रत्यक्ष तौर पर होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष किस प्रकार होता है, अब सवाल उठेगा अप्रत्यक्ष किस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष में होता है आपके सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए है विधायक, इनको चुनते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, इसी टॉपिक की अगली श्रृंखला में अगर देखें तो उसका कार्यकाल पूछ लेते हैं। ठीक है, कार्यकाल में एक चीज आप याद रखना कि कार्यकाल राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी विखंडित नहीं होती। ठीक है, लोकसभा होती है। इसमें अगर पूछें तो कार्यकाल सदस्यों का आएगा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सदस्यों का कार्यकाल। दोस्तों, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, हुबहू एग्जाम में छप जाता है, स्टेट पीसीएस तो हुबहू पूछता है ऐसा। ठीक है, तो कार्यकाल सदस्यों के स्तर पर बात हो रही है।
तो उसमें कार्यकाल होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। अब 6 वर्ष में भी इसमें भी अलग अलग जो नियम दिए हुए वो अलग है। इसमें होता है 2/3 से, सॉरी 1/3 से कार्यकाल समाप्त होता है। 1/3 से, प्रत्येक 1/3 से 6 वर्ष में, मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 1/3 से 2 वर्ष में कार्यकाल समाप्त होता है। ठीक है, 1/3 से 2 वर्ष में कार्यकाल समाप्त हो जाता है इनका। ठीक है, अगले स्तर पर बात करें तो इनकी योग्यताएं क्या क्या हो सकती है। कार्यकाल देख लिया हमने, चुनाव देख लिया। चुनाव किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए चुने जाते हैं। कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल है सदस्यों का, उसमें 1/3 बहुमत से जो कार्यकाल समाप्त होता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ठीक है, क्या क्या पढ़ाया था आपने कार्यकाल। राज्यसभा की अगली कड़ी में हमने चुनाव देख लिया, ठीक है, कार्यकाल देख लिया। उसके तहत ही हम आगे देखेंगे उनकी योग्यता क्या क्या होती है। किसी भी चीज को पाने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यताएं। ठीक है, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रथम तो ये होनी चाहिए वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरे स्तर पर बात करें, उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, प्रथम भारतीय नागरिक होने, उम्र 30 वर्ष होनी, सरकार के किसी लाभ का पद धारण न करता हो। चौथी विशेषता, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से असक्षम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी विशेषताएं हम देख लें। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम हमने देखा भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सरकार के किसी लाभ का पद धारण न करता हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से असक्षम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। योग्यता के स्तर पर बात की। आगे की श्रृंखला में हम बात करें, देखिए कोई एक कक्षा होती है, उसका संचालन करने के लिए क्लास में चुनाव कराया जाता है। चुनाव के माध्यम से एक मॉनिटर का चयन होता है। ठीक है, मॉनिटर का कार्य होता है कि हम कक्षा के स्तर पर एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं राज्यसभा की सदन की हम बात करेंगे। मॉनिटर का चयन करते हैं। मॉनिटर का क्या होता है, कक्षा सुव्यवस्थित रूप से चले, ठीक है, बच्चे अनुशासन में रहे, ठीक है, टीचर की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो उसी में राज्यसभा के स्तर पर अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के स्तर पर दो व्यक्ति होते हैं, सभापति और उपसभापति। लोकसभा के स्तर पर दिखा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। सभापति और उपसभा की बात करें, उपसभापति भी, उनका दायित्व क्या रहता है कि उनका कार्य, लोकसभा का जो संचालन है वो सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा नहीं हो रहा है, किसी को बोलने की समय सीमा देना, समय सीमा निर्धारित करना, ऐसे जो अनेकों कार्य हैं वो सभापति और उपसभापति के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति की अहम भूमिका रहती है राज्यसभा के स्तर पर। पहला रहता है सभापति, दूसरा रहता है उपसभापति। दोस्तों, एक शायद स्टेट पीसीएस में कोई क्वेश्चन आ चुका है कि राज्यसभा का कौन सा ऐसा पद है, ठीक है, जो संसद का, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, एकमात्र पद ऐसा है सभापति, जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं।
ठीक है, एक हिसाब से इसको सदन के बाहरी व्यक्ति भी बोला जा सकता है। सदन के बाहरी व्यक्ति है, बाकी सदन के अंदर के व्यक्ति है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति होता है और ये जो पद होता है वो पदेन होता है। अब पदेन शब्द से आप परिभाषित होंगे या नहीं होंगे, कुछ लोग परिभाषित होंगे और कुछ नहीं है, तो मैं बता देता हूं। पदेन शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि एक पद तो मिल ही रहा है, दूसरा स्वतः ही उसे मिल जाता है। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति पे लागू होता है। हमारे भारत के जो महामहिम उपराष्ट्रपति है उन पे लागू होता है। जो उसको हम किस शब्द से बोलते हैं? पदेन, मतलब स्वतः ही पद मिलना। ठीक है, दूसरी बात करें उपसभापति। उपसभापति कहां से चुने जाते हैं? तो उपसभापति सदन के सदस्यों में थे, सदन के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। सदन की वर्तमान परिदृश्य में बात करें, सदन की कितनी सीटें हैं? तो सदन की वर्तमान में सीटें हैं 245। ठीक है, राज्यसभा के स्तर पर। ठीक है, तो ये आप पे डाउट नहीं रहना चाहिए। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन होते हैं। ठीक है, और एकमात्र पद ऐसा है जो सदन के बाहरी व्यक्ति होते हैं। दूसरा, उपसभापति सदन के सदस्यों में से एक होते हैं, चुने जाते हैं 245 में से एक को। ठीक है, दूसरे स्तर पर अगली श्रृंखला में बात करें अपने, कार्य क्या होता है इनका? सभापति, उप सभापति, कार्य। ठीक है, पहले उपसभापति कार्य, सदन का सुचारू रूप से संचालन, बोलने की समय सीमा निर्धारित करना, बोलने की अनुमति और समय सीमा निर्धारित करना। किसी भी विधेयक पर विचार विमर्श करना, अन्य ऐसे मोटे मोटे तौर पर ऐसे कार्य है, पर अन्य ऐसे और भी कार्य है जो सभापति और उपसभापति सुचारू रूप से उनका निर्वहन भी करते हैं और वरीयता के क्रम में भी रखते हैं। ठीक है, दूसरे स्तर पर बात की जाए सीटों का वर्गीकरण। सीटों का वर्गीकरण देखिए अपने, सीटों का वर्गीकरण देखिए दोस्तों, सीटों का वर्गीकरण दो स्तर पर देखा जा सकता है, वर्तमान परिदृश्य में और पहले की क्या कंडीशन थी, वो दोनों तरह से हम देखेंगे। ठीक है, दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले के कंडीशन में देखते हैं हम सीटों का वर्गीकरण। पहले कितनी सीटें थी? 250। कितनी थी? 250। इसमें भी क्या होता था, जो 238 सीटें थी, ठीक है, वो केंद्र और राज्यों के लिए थी, केंद्र और राज्यों के लिए नामित की गई थी। तो आप कोष्टक में लिख दीजिएगा केंद्र तथा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 238 सीटें थी। उसके बाद देखते हैं 12 सीटें। 12 जो सीटें थी ये मनोनीत की जाती थी। दोस्तों, मनोनीत शब्द से तात्पर्य ये रहेगा कि राष्ट्रपति स्वयं उनको मनोनयन करता था। ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं उनको सदन में आने के लिए आमंत्रण करते थे। जो उनमें विशिष्ट कला रहती है, कला के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इत्यादि जो है, इन जो क्षेत्र आधारित किए गए, निर्धारण किए गए, उनके आधार पर इनको 12 सीटों से मनोनीत किया जाता था। ठीक है, मनोनीत का आधार क्या रहता था? विज्ञान, कला हो गई, साहित्य हो गया, संगीत हो गया। ठीक है, इत्यादि ऐसे हैं जिन पे इनको मनोनयन किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। ठीक है, पहले के स्तर पर ये होती थी। वर्तमान परिदृश्य में देखें ना, वर्तमान परिदृश्य क्या है?
2024 में पढ़ रहे हैं, 2024 का पढ़ रहे हैं, तो 2024 में मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। वर्तमान में ये रहेगा, ठीक है, 2024 तक हालिया संदर्भ। उसमें ये रहता है सीटों का वर्गीकरण। टोटल सीटें अपनी है 245। कितनी है? 245। इसको अगर पूछा जाए तो अधिकतम कर देना, अधिकतम सीट इतनी है वर्तमान में 245। 245 में भी 233 जो सीटें हैं वही सेम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्तर पर देखें 12 मनोनीत, सेम रहेगा। याद क्या रखना है? पहले के स्तर पर और वर्तमान परिदृश्य में, ठीक है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर एंड कट। दूसरी अगर बात करें हम कुछ विशेष प्रावधान या विशेषाधिकार राज्यसभा के संदर्भ में, तो राज्यसभा के संदर्भ में विशेषाधिकार है। देखिए जमाना तो मॉडर्न आ गया है और बोर्ड हमने वही यूज किया है, सफाई वाला, ताकि शारीरिक रूप से भी हम मजबूत रह सके, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ विशेषाधिकार राज्यसभा के, ठीक है। राज्यसभा के विशेषाधिकार के संदर्भ में हम बात करें देखिए दोस्तों, राज्यसभा के संदर्भ में कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकसभा का हमने कल देखा था, केवल धन विधेयक। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के संदर्भ में विशेषाधिकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में हमने देखा था धन विधेयक केवल वही पारित होता है, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो गया, सरकार को कमजोर करने के लिए लाया जाता विपक्षियों द्वारा, वो भी कहां होता है? लोकसभा में पारित होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से राज्यसभा भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपके जहन में सवाल होगा। तो राज्यसभा के संदर्भ में भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। उसके संदर्भ में बात करते हैं। प्रथम देखें, मैं आपको आर्टिकल के साथ बताता हूं ताकि आर्टिकल भी पूछे आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई बच्चा अगर ये क्लास देखे तो उसको कुछ भी किंतु परंतु रहना ही नहीं चाहिए, राज्यसभा के संदर्भ में हो चाहे लोकसभा के संदर्भ में हो, ठीक है ना। तो हम देखें अनुच्छेद 249। दोस्तों अनुच्छेद 249 क्या कहता है, ठीक है। सूचियां कितनी अपनी कमेंट करके बताइए, कितनी सूचियां हैं? अनुसूचियां सूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां सूचियां हैं, ठीक है। 12 में 7वीं जो अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है? समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र की, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को ही हम संघ सूची के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 249 कहता है यदि कोई राज्य का कानून है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई राज्य का कानून राष्ट्रीय महत्व का है, यदि कोई राज्य का कानून राष्ट्रीय महत्व का है, दोस्तों ये आपके लिए की पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व, ठीक है। यदि कोई राज्य का कानून राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा उस पर कानून बना सकती है, किससे? ठीक है। तो राज्यसभा उस पर कितने बहुमत से? 2/3 कानून पारित कर सकती है, ठीक है। मोटी मोटा ये आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा। 249 क्या होता है? यदि कोई राज्य का कानून राष्ट्रीय महत्व का है,
ठीक है, तो राज्यसभा उस पर 2/3 बहुमत से कानून बना सकती है, यह पारित कर सकती है। उसके बाद यह चला जाएगा लोकसभा में। दूसरे स्तर पर बात करें, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, अनुच्छेद 213 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं। अब आपको यहां पे भी कंफ्यूजन होगा, अखिल भारतीय की सेवाएं कौन सी इसमें सम्मिलित है, कौन सी नहीं है। अखिल भारतीय की सेवा में दोस्तों मैं सटीक बताता हूं कौन सी सेवाएं इसमें सम्मिलित है। पहली है आईएएस, दूसरे स्तर पर बात करें आईपीएस, और तीसरे स्तर पर बात करें आईएफएस। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। आईएफएस कौन सी सेवा है? भारत में दो सेवा, एक जनरल है और एक विदेश सेवा है, ठीक है। तो ये जो सेवा है वो वन्य सेवा है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं कोई। इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि आईएफएस विदेश सेवा आएगी या भारत की जनरल सेवा आएगी। तो भारत की जो जनरल सेवा है वन्य सेवा वो आएगी, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। तो इनके स्तर पर 213 अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा इन पे कानून बना सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं पे कानून बना सकती है। सेवा ये हो गई, और कानून बना सकती है। ठीक है, ये विशेषाधिकार की बात कर रहा हूं। एक और विशेषाधिकार इसमें अगर सम्मिलित करें तो क्या होगा? इसमें एक और विशेषाधिकार यह होगा, यदि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कहां लाया जाता है? लोकसभा से स्टार्ट होता है। धन विधेयक कहां से होता है? लोकसभा से। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है, उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, वो कहां से स्टार्ट होगा? वो केवल और केवल राज्यसभा से स्टार्ट होगा। केवल, मैं लिख रहा हूं दोस्तों शब्द, केवल राज्यसभा। उसके बाद ये जाएगा लोकसभा में, है ना। राष्ट्रपति को हटाना है तो वो पहले जाएगा लोकसभा में, फिर आएगा राज्यसभा में। ये केवल जाएगा राज्यसभा में, ठीक है ना। उसके बाद महाभियोग में लगेगा। धन विधेयक अगर कोई लोकसभा पास करती है तो धन विधेयक कहां पे भेजती है? हालांकि राज्यसभा का टॉपिक चल रहा है, पर एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, ठीक है। लोकसभा के संदर्भ में भी बता रहा हूं, अगर उसमें मिस कर गए होगे तो मैं इसमें बता देता हूं। लोकसभा का क्या रहता है? लोकसभा ने धन विधेयक पास कर दिया, ठीक है दोस्तों। लोकसभा ने धन विधेयक पास कर दिया, वो आ जाएगा राज्यसभा में। कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद टाइम रहता है, टाइम लिमिट रहती है, 14 दिन के भीतर भीतर उसका पारित करना जरूरी है। कितने दिन के भीतर भीतर? 14 डेज के भीतर। 14 दिन के अगर भीतर भीतर राज्यसभा कोई संज्ञा नहीं लेता है, राज्यसभा के सदस्य अगर कोई संज्ञा नहीं लेते हैं, तो ये स्वतः पारित हो जाएगा। धन विधेयक क्या हो जाएगा? स्वतः पारित हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्तर पर बात करें, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो सभापति और उपसभापति है, ठीक है, वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? अगर उपसभापति है, उसको अपना त्याग पत्र सौंपना है तो वो सौंपेंगे सभापति जी को, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति जी है, सॉरी, ठीक है। दूसरा, सभापति को अगर त्याग पत्र सौंपना है तो वो उपसभापति को नहीं सौंपेगा, वो सौंपेगा राष्ट्रपति जी को, ठीक है। ये आपके मन में, माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा का जितने भी मोटे मोटे टॉपिक है हमने पूरे कवर कर लिए, जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे देख लिए हैं, ठीक है। आगे की श्रृंखला में हम जो राज्य के स्तर पर जो चलती है, जैसे कार्यपालिका संचालन किस प्रकार होता है, जिसमें तीन की निम्न भूमिका रहती है, 2 की तो रहती है, पर 3 में 6 राज्यों में है राज्य विधान परिषद, बाकी विधानसभा रहती है और राज्यपाल की भूमिका रहती है। तो वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी, जो करंट की सीरीज आएगी, उसमें हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।